तुम्हारा क्या उधर पढ़ेंगे जहाँ तक तुम्हारी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर सको। उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? अच्छा हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज़ असल में बहुत सर मफल्ड आ रही है, तो समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, इस तरीके से कि आज जो है वो हम ग्रुप लोकस के ग्रुप्स को कंप्लीट करेंगे और अच्छा जी, आज जो है वो हम रूट लोकस के रूट्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लीड कंपनसेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एक मेकअप क्लास है आपकी थर्सडे को 12 से 1:30 बजे तक, उसमें हम लैग कंपनसेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीक की जो फर्स्ट क्लास है जो ट्यूसडे को होगी उसमें हम लीड लैग कंपनसेशन पढ़ेंगे। जो आप लोगों की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो भी यही है कि एक सिस्टम आपको दिया गया और आपने उस पर जो है वो लीड लैग कंपनसेशन अप्लाई करके उसको अनस्टेबल से स्टेबल करना है, यही काम है। तो वो हम जो नेक्स्ट ट्यूसडे को कवर कर देंगे और उसके 90 तो उसकी मैं डेट एक्सटेंड कर दूंगा। सीपी की जो डेट है वो नेक्स्ट फ्राइडे को आपने सबमिट करनी होगी, क्योंकि ट्यूसडे तक हम सारा पढ़ चुके होंगे। जो आपने सीपी की आपको चाहिए तो 3-4 दिन में आपने अप्लाई करके फ्राइडे को मुझे सीपी सबमिट करा देनी है। 30th लास्ट डेट है इंटरनल फाइनलाइज करने की। मेरे पास 2-3 दिन होंगे, मैं 2-3 दिन में सीपी चेक करके आपको फाइनल करके वापस भी कर दूंगा। एक तो ये चीज़ है। तो ये उसके बाद जो है वो एक ही टॉपिक आपका रह जाएगा ऑब्जर्वेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी का, वो पढ़ के हम लास्ट वीक में कोशिश करेंगे कि मैं ढूंढूं आप लोगों के लास्ट वीक जो होगा उसमें एटलीस्ट एक क्लास या हो सकता है 2 क्लासेस जो हो जाए वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं समझूंगा कि सब कुछ मुझे सब आता है और फिर फाइनल में वो कर देंगे। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि नहीं इससे रेलेवेंट ये न्यूमेरिकल करा दें तो मैं फिर वो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल मुश्किल है आसान है, जो तुम लोग को नहीं समझ आएगी लास्ट वीक में तुम लोग आराम से पूछ सकते हो। तुम्हारी पूरी क्लास को इसलिए अलाउ किया 22 बच्चों के वो आ सकते हो, आओ क्लास में बैठो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आए, चाहे ऑनलाइन में पढ़ाया चाहे वो फिजिकल में पढ़ाया, वो लास्ट वीक में आप लोग पूछो आके। कोई क्वेश्चन कराना चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, बेस्ट ये है कि आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा 1-2 बार आगे पीछे अपने दोस्तों के साथ मिलकर सॉल्व करो, नहीं होता पूछ लो आपसे, ऑफिस से पूछना, ऑफिस से लास्ट वीक में अगर कुछ इधर क्लास में पूछना पूछ लो मुझसे, वरना मैं ये करूंगा बच्चों के साथ आता है फिर मैं कुछ से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग फिर आके उसको बोर्ड पे सॉल्व करोगे लास्ट वीक में ये। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका मतलब ये मैं भी करूंगा कि आपको सब आता, एक तो ये चीज होगी। ठीक है, तो ये कोर्स जो है वो आप टोटल 2 वीक से ही रह गया ना, कोई ज्यादा कोर्स अब रह नहीं गया जिसमें हमने पढ़ना है। तो इससे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो वो आपके पास ये लास्ट वीक से अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कौन पहले रिवाइज करेगा फिर हम आगे चलेंगे। चलो हमने रूल रेट पढ़ा, रूल रेट क्या था, और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ k जो है वो यूज होती है। इस रूल का या ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फाइंड करने का क्या मकसद है, हमारा क्या फायदा होता है पॉइंट पे, तो ये रूल वैल्यू को पॉइंट्स पे फाइंड इस पॉइंट को फाइंड करने का क्या फायदा होता है।
imaginary axis में भी फाइन वो फाइन करेगा। अच्छा, उस पॉइंट के राइट साइड पे आपके पास जो होता है वो अनस्टेबल एरिया है जिसको आप राइट हाफ प्लेन कहते हो, और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाफ प्लेन है जो कि स्टेबल है। तो आपको स्टेबिलिटी से अनस्टेबल कोई सिस्टम जा रहा हो तो उसको फाइंड करने के लिए, उस गेन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस गेन की वैल्यू पे आपका सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये रूल 8 के जरिए फाइंड होता है। अच्छा, रूल 7 जो है वो मैंने स्किप करा दिया था और आज मैं रूल 9 पढ़ा के उसके बाद जो है वो लेक्चर को वाइड अप करेंगे। अच्छा, रूल 7 जो है वो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल से रिलेटेड है। रूल 7 जो है मैं कोर्स में ऐसे वो नहीं शामिल कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन ये मैं जस्ट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि जब हम भी इंडस्ट्री में थे तो इंटरव्यू लेते थे तो बच्चे को बताना हो तो रूल नंबर 7 को अक्सर लोग पूछते हैं। रूल नंबर 7 ये है कि आपका रूट लोकस का एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल जो है वो क्या होता है। ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल आप फाइंड करते हो, ये फाइंड करते हो आप सिर्फ उन पोल्स के लिए जो पोल्स कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल से क्या मुराद है? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स पोल से क्या मुराद है? क्लियर है, मैंने दोनों कंपोनेंट्स इसमें शामिल हैं। तो अगर आपके पास ये सिग्मा और जे ओमेगा है तो इसके अगर आपके पास कुछ इस तरह के पोल्स आ गए हैं, ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो ये जो है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल है। ये इनका जो रूट लोकस बनता है उसके आप एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल को फाइंड करते हो। अगर आपके पास पोल्स इस तरह हैं रियल एक्सिस पे तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो रूल 7 जो है वो इसको रिलेट कर रहा होता है, वो बताता है कि आपका एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर जो है वो ये होगा। रूल 7 ठीक है, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सब पूछते थे कि ये जो रूल 7 है एंगल ऑफ अराइवल एंगल ऑफ डिपार्चर आप किन सिस्टम के लिए आप फाइंड करोगे। तो आप कौन कहते हैं ना उन सिस्टम के लिए फाइंड करेंगे जिन सिस्टम के जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, जिन सिस्टम के पोल्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते, रियल होते हैं, उनके लिए हम रूल 1 to 6 पढ़ चुके हैं, 8 पढ़ चुके हैं और आगे हम रूल भी पढ़ लेंगे। और ये रूल नंबर 7 सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल्स के होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इससे आगे जो है वो समझने की ऐसे नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। अच्छा जी, रूल नंबर 9 जो है वो क्या कहता है? रूल नंबर 9 आपका ये कहता है कि आपकी जो गेम के है आपका जो गेम के है वो अच्छा जी, आपका जो गेम के है वो किसी भी पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होती है? वो जो वैल्यू होती है वो होती है जी आपके पास के मॉड प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ फ्रॉम S mod to open loop poles divided by product of phasor lengths from S mod to open loop zeros। हाँ जी,
क्या चीज? गेट एट एनी पॉइंट एस नॉट, कोई पॉइंट एस नॉट मेरे पास, ये आपके पास जो है वो ओपन लूप गेन के होता है। इसको समझने के लिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल कराता हूँ, एग्जांपल से जो है वो ये चीज जो है वो क्लियर। ये लिख लो ताकि मैं इसको रखूंगा फिर हम डायरेक्ट एग्जांपल करिए नोट डाउन समझे। अच्छा जी, ये एग्जांपल है आपकी 6.5 है, कंट्रोल सिस्टम्स आनंद कुमार की बुक से है। ये दिया ना, लगता तो नाम से ही है। अच्छा जी, पहला वो कह रहा है कि ड्रॉ इट्स लोकस, और दूसरा उसने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which system will have damped oscillatory response। वो ये कह रहा है कि आप वो वैल्यू फाइंड करो जिस वैल्यू पे आपका जो सिस्टम है उसका जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ऐसी एग्जांपल है इसमें सारे रूल्स कवर हो गए होंगे, तो एग्जांपल बनाने का मकसद ये कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को, रूलों के सारे क्वेश्चंस को आपने जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहला काम जो करना है आपने ऐसे क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहले ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस को देखना है। ओपन लूप पोल्स कौन कौन से कितने हैं? 3 है सर, 3 है। अच्छा जी, ओपन लूप पोल जो है वो आपके 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। हाँ जी, कैसे पता लगा ओपन लूप पोल्स 3 है, कौन बताएगा? डिनोमिनेटर को देख लोगे, डिनोमिनेटर में जितने आपके पास आ रहे हैं तो n इज इक्वल टू 3 पोल्स हैं, 3 पोल्स कौन से? s इज इक्वल टू 0 -2 -4। ठीक है, ओपन लूप जीरो कितने हैं? 0, n 0 है क्योंकि ऊपर कोई आपका न्यूमरेटर में कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट रूल क्या कहता है? अपने नोट्स निकालो, फर्स्ट रूल क्या कहता है? ब्रांचेस वाला रूल, पहला रूल सिमेट्रिकल वाला कौन सा है? पहला वाला वो रूल है ना, ये में सिमेट्रिकल वाला। अच्छा, अगर नहीं भी है तो पहला रूल इसको बना दो। हर बुक में जो रूल की नंबरिंग है वो डिफरेंट है, तो मैं एक अनंत कुमार की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो पहले हम नाइसी की बुक को फॉलो करें। नाइसी बुक में ये रूल नंबर 3 होगा या 4 होगा, तो बस ये चेंज है, रूल चेंज है। अच्छा, तो पहला रूल जो वो सिमेट्रिकल वाला है। तो इधर आपको देख के क्या लग रहा है कि
आपका रूट लोकस जो है वो सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, क्या चीज डिपेंड करती है? हाँ जी, नंबर ऑफ पोल्स में किस चीज पे डिपेंड करती है? एक कंडीशन है, ब्रांचिंग आगे की बात है, ओपन लूप पोल्स और जीरोस के लोग ओपन लूप पोल्स और जीरोस पे कंडीशन लगाते हैं, जिस कंडीशन बेसिस आप कहते हो जी कि ये आपका जो है वो रूट लोकस जो है वो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, वो कंडीशन टेबल नहीं नहीं और किसी का कोई आइडिया? हाँ भाई, तो कब पढ़ना है, कब समझना है इसको? नोट्स बना रहे हो? कहाँ है पेज, कब खोलोगे? अच्छा जी, पहली कंडीशन याद रख लो, जब भी आपके ओपन लूप पोल्स और जीरोस में वो रियल एक्सिस पे होंगे तब आपका जो रूट लोकस है वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस जब आपके जो है वो रियल एक्सिस पे होंगे तो आपका जो रूट लोकस है सिमेट्रिकल होगा अबाउट रियल एक्सिस। दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, वरना वो रूट लोकस रियल एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो फिर इमेजिनरी या एक्सिस पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा। पहली कंडीशन, ठीक है। सही, दूसरा रूल क्या आता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस वाला। कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे? अच्छा जी, हाँ भाई कितनी होंगी? हाँ भाई कितनी होंगी? दो। अच्छा, मोमेंट कितनी होंगी? दो होंगी। अच्छा जी, हाँ भाई बना कितनी होंगी? दो। अच्छा, टू की क्या लॉजिक है? या ये डिप्लोमेटिक जवाब होगी तो नहीं, लेकिन है दो है। लेकिन सर आपने कोई चीज बताई, इसमें मतलब जीरोस कोड से जीरोस की तरफ हम जा रहे हैं, तो अगर जीरो नहीं होगा तो कोई ब्रांच नहीं होगी। अच्छा जी, एक ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले की, क्योंकि ब्रांच ने स्टार्ट होना है पोल से। मैंने ब्रांच का एक क्राइटेरिया बताया था कि कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं अगर कितने पोल हो, वो क्राइटेरिया नोट कर लूंगा पहले, नोट संभालना चाहता जल्दी से। कोई क्राइटेरिया बताया था पिछली एग्जांपल खोल लो, एग्जांपल ठीक है, लीविंग द ब्रेक पॉइंट, जो ब्रेक पॉइंट चलो वो तो ठीक है, वो तो ब्रेक पॉइंट ब्रांच ही करें, लेकिन कुछ ब्रांच ब्रेक पॉइंट पे लीव नहीं करते, वो भी मैं हाँ भाई कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी? नंबर ऑफ पोल्स, एग्जैक्टली, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? तीन, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी तीन होंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ ब्रांचेस का ये मतलब ये भी समझ लो, ये मैं वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर लेते हैं ताकि इसमें भी जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम ऐसा ऐसा ना रूलों को बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये अब आपके पास सेगमेंट ये जे होगा, पोल्स किस किस पॉइंट पे है? 0 -2 -4, ठीक है।
3 पोल 3 ब्रांचेस, एक तो ये डिसाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कोई जीरो नहीं है, मैंने कहा था कि ब्रांच स्टार्ट होती है पोल से और खत्म होती है जीरो पे। अब अगर पोल जीरो ही नहीं है मेरे पास कोई, तो मैं ये कहूंगा कि ब्रांच स्टार्ट होगी s = 0 से और s = 0 पोल से और इनफाइनाइट जीरो पे जाएगी। इसी तरह s = -2 से स्टार्ट होगी ब्रांच और इनफाइनाइट जीरो पे जाएगी। इसी तरह -4 से ब्रांच स्टार्ट होगी 0 इनफाइनाइट तक जाएगी। ये तो ये चीज क्लियर होगी, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये दूसरी स्टार्ट होगी इनफाइनाइट, ये हम लिखते हैं। हां, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई, एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई, एक ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई। मतलब ये ब्रांच इधर क्यों बनाई है ये मैं भी आपको बता दूंगा, ये ब्रांच मैंने क्यों बनाई, ठीक है। लेकिन 3 ब्रांच, ठीक हो गया। अच्छा, ये थर्ड रूल एसिम्प्टोट्स। कितने एसिम्प्टोट्स होंगे? हाँ जी, क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ठीक है, 3 होंगे। क्यों होंगे 3? एक साथ हाँ एग्जैक्टली, जितने पोल है उतने एसिम्प्टोट है, जितने पोल है उतने ब्रांचेस हैं। तो चूंकि पोल 3 है तो एसिम्प्टोट्स भी 3 होंगे। नंबर ऑफ पोल क्या नहीं डिफरेंट है, बताता हूं। चलिए एसिम्प्टोट्स का जो एंगल होगा 2k + 1 पाई डिवाइडेड बाय n - m। ठीक है जी, ये एंगल होता है। n - m क्या है? n और m क्या है? नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस। तो इधर आप n डालोगे 3 नंबर ऑफ पोल्स, m डालोगे 0, 2k + 1 पाई/3। k 0 डालोगे तो आएगा, क्या आएगा? पाई/3। k 1 डालोगे तो क्या आएगा? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एसिम्प्टोट के एंगल का सवाल। चौथा रूल होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? हाँ जी, अगर आपको और फॉर्मूला ना बताऊं मुझे तो सेंट्रोइड होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ये पता है, और विद रियल एक्सिस एग्जैक्टली। ठीक है, जहां से एसिम्प्टोट आपका रियल एक्सिस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और वो सेंट्रोइड का फार्मूला होता है सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर मैं सम ऑफ पोल्स को लूं तो आपके पास सम ऑफ पोल्स बनते हैं जी अल्लाह बता के 0, ठीक है, -2 -4, जीरोस है ही कोई नहीं, -0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, क्या हुआ आपका? कौन सी 0 -2 -4? अच्छा, सेंट्रोइड होता है आपके पास, मैं बता दूं, मैं तो इसी वैल्यू बता दूं आपको, -6/3 -2, ठीक है। अगर -2 पे आप ड्रॉ करो तो इधर ही आपका ये सेंट्रोइड बन रहा है। अच्छा, अब ये जो सेंट्रोइड आपके पास बन रहा है, ये जो सेंट्रोइड है आपके पास, ये -2 पे आपके पास बन के आ रहा है। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको आगे ड्रॉ देता हूं। ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, और ये आपके पास ये सेंट्रोइड, 3 सेंट्रोइड है जिस तरह हमने बात की। अच्छा,
60 डिग्री पाई बाय 3 ये वाला एंगल सेंट्रॉइड का पहला एंगल बना दिया, ठीक है। ये सेंट्रॉइड पहले बनाएंगे 180 डिग्री पाई, दूसरा एंगल मैंने बना दिया, तीसरा एंगल बनाया 300 वाला, 3 एसिम्प्टोट 3 उसके एंगल 60 डिग्री 180 डिग्री 300 डिग्री, पहले एसिम्प्टोट के सारे एंगल बना दिए। अच्छा, जो आपका सवाल था एसिम्प्टोट कहां से स्टार्ट होगा, जिस रियल एक्सिस पे कहां से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट को रियल एक्सिस स्टार्ट होगा उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, या एसिम्प्टोट रियल एक्सिस को कहां पे जाके मीट करेगा उस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड कहते हो, या वो सेंट्रॉइड कहलाता है। और वो आप फाइंड करते हो इससे सम ऑफ पोल्स, रियल पार्ट ऑफ पोल्स, इधर पोल्स के है 0 -2 -4, 0 -2 -4 माइनस 0 के रियल पार्ट, इधर 0 है कोई नहीं तो 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स 3 माइनस नंबर ऑफ 0, ये फार्मूला हमने पोल्स भी बनेगा, हाँ रियल एक्सिस भी बनेगा, पोल्स पे नहीं बनेगा रियल एक्सिस पे बनेगा, इत्तेफाक क्या है यहाँ पे पोल्स पे बनेंगे, नॉर्मली जरूरी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब आते हैं आप फिफ्थ नंबर रूल पे। रूट लोकस की ओरिजिन कहां से स्टार्ट होगा, क्या होगा, किस तरह एग्जिस्ट करेगा। रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है, ये तो हम पहले में कर चुके हैं, पहला जो था पहले रूल में रियल एक्सिस from s is equal to 0 to s is equal to 2 and s is equal to 4 to infinite and to the left of s is equal to -2। ठीक है -2, ठीक है। अच्छा, ये मैं चीज समझा दूं, ये बड़ी क्रिटिकल चीज है, मेरे ख्याल में रूल में आप लोगों को शायद समझ नहीं आई, तो जो बच्चों से ये फील करनी थी वो ये चीज को कंफ्यूज करते हैं। रूट लोकस कहां पे एग्जिस्ट करता है? रूट लोकस आपके ऑड नंबर ऑफ पोल के लेफ्ट पे एग्जिस्ट करेगा। ये बात मैंने लास्ट टाइम ही समझाई थी, मैं रिपीट कर रहा हूं। रूट लोकस ऑड नंबर ऑफ पोल, ऑड नंबर ऑफ पोल के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। ऑड नंबर ऑफ पोल से क्या मतलब है? 0 -2 -4 तीन पोल है, ये फर्स्ट पोल है, ये सेकंड पोल है, ये थर्ड पोल है, ऐसा ही है। ऑड नंबर कौन कौन से पोल है? 0 और 0 -4 को मैं कह सकता हूँ ऑड नंबर ऑफ पोल है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ऑड नंबर ऑफ पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रूट लोकस हमेशा एग्जिस्ट करेगा। 0 ऑड नंबर ऑफ पोल इसके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। -4 ऑड नंबर पोल इसके लेफ्ट साइड पे, तो ये आपका एक रूट लोकस आ गया, ठीक है। इवन नंबर ऑफ पोल का कुछ जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब इम्प्लाइड ये कि आपके पास जो इवन नंबर ऑफ पोल है उसके राइट साइड पे रियल रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी वजह से अब जब आप रूट लोकस बनाओगे तो वो रूट लोकस की ये डायरेक्शन जो है, ये रूट लोकस ह्यूमन है और ये वाला ह्यूमन है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने जो डायरेक्शन थी वो इस पे से की, ठीक है। तो ये फिफ्थ नंबर रूल याद रखना है, रूट लोकस ऑड नंबर ऑफ पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, बस ये क्राइटेरिया। ये वाला एरो यहां भी क्यों बनाया है? अच्छा, ये इसमें से इसके बनाया है कि इसके लेफ्ट पे ये पोल है, ये रूट लोकस है, इसके लेफ्ट पे ये रूट लोकस है। ये जो पोल है इसका मतलब ये है कि अब आप जब इसको इधर लाओगे तो उसके बाद ये रूट लोकस ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मैं आगे बताता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं आगे। 6 नंबर रूल से ये चीज क्लियर होगी कि मैंने यहां नहीं बनाया। हां जी, हां दो आ जाओ, ये रोटेटेड है कौन किस पोजीशन पे है? अच्छा, ये मैंने जो राइट पे बनाया ये मैंने अंदाजे से बनाया है, मैंने कहा इवन नंबर के राइट साइड पे होगा, ये मैंने अपना अंदाजा लगाया। एग्जैक्ट वैल्यू छठे रूल में फाइंड करके भी बता सकता हूं कि छठे रूल में आपने कैसे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है उसको आप कहते हो ब्रेक अवे पॉइंट,
अच्छा, ये जो E1 के राइट साइड पे कोई फिक्स रूल नहीं है, ये मैंने अपने अंदाजे से बताया, मैं भी ये लोगों को कैलकुलेट करके बता रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में ब्रेक अवे पॉइंट निकालना सीखा था। कौन बनाएगा जरा ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करके निकाल आता है? चलो रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करके के की कैरेक्टरिस्टिक से होगा ना, के की कैरेक्टरिस्टिक उससे ब्रेक अवे पॉइंट होगा आगे जो रूल्स। हां कर लो राइट साइड पे एस कॉमन ले लो ना ताकि सॉल्व करना आसान हो। सॉल्व करो एस एवी सॉल्व किया एवी नहीं गलत किया सॉल्व जो नोट्स निकालो पहले ये रब करो नहीं नोट्स निकालो बच्चे किस तरह सॉल्व करते हैं इसको डेरिवेटिव लेंगे आता है कि नहीं टाइम भी जाएगा चलो निकाल लेता हूँ फिर कुछ आते हैं इसके ठीक है गुड। अच्छा जी, आप ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हो? ब्रेक अवे पॉइंट आप ऐसे फाइंड करते हो कि डी के बाद डीएस की इक्वेशन बनाते हो, पहले ए की इक्वेशन बनाते हो और उसको फिर डेरिवेट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एस। अच्छा, ये जो ब्रेक अवे पॉइंट आया है -0.845 और -3.1, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर रूट लोकस रियल एक्सिस को छोड़ेगा और ऊपर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा ना था। अच्छा, अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका रूट लोकस जो है वो रियल एक्सिस को छोड़ के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए अब आपको पता लग गया कि -0.845 है या -3.154, इसमें से कौन सा आपको लगता है कि ब्रेक अवे पॉइंट बनता है रूट लोकस का? क्यों सर? ये इवन है उसके राइट साइड पे और एग्जैक्टली यहाँ से अब आपको पता लगता है कि -0.845 जो है वो आपका ब्रेक अवे पॉइंट बनता है क्योंकि वो पहला पोल के ऑड पोल के लेफ्ट साइड पे है और इवन पोल के राइट साइड पे। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये जो बन रहा है आपके पास ये कुछ इस तरीके से बन के सामने आया। ये जो पॉइंट है आपका ये है 0.845 माइनस ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर रूट लोकस जो है वो रियल एक्सिस को छोड़ के
ऊपर कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाता है। इसकी आगे मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हैं तो क्या होता है। अच्छा, अब ये चलता कैसे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पोल्स पे आपका जो k की वैल्यू वो क्या होती है, पोल्स पे जीरो होती है। जैसे 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 आप वैल्यू इंक्रीज करते जाते हो गेन की, वैसे वैसे ये पोल जो है वो इधर आएगा, ये वाला पोल भी इधर आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे गेन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो पोल हो सकता है एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और एक वक्त आता है कि आपका एक पोल इधर पहुंच जाता है और एक पोल इधर पहुंच जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया जिसपे ये आपके पोल इधर से पहुंच गए। हाँ जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस branch which branches with j omega axis। ये वो पॉइंट है, ये रूल नंबर 8 से फाइंड होता था। ठीक है, ये फाइंड करने अभी कोई ना कोई बच्चा आएगा। अच्छा हाँ जी, आपका क्या सवाल है, आपका हाँ नहीं, तीसरे का हमें पता है कि वो तो इधर से जाके फाइनल में चला जाएगा, उसका तो मसला ही नहीं। हमें तो इस फोकस का मसला है कि ये कहाँ जाएगा। हाँ, दूसरा नहीं कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि -3.1 आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा जिसपे रूट लोकस रियल एक्सिस को छोड़ेगा, क्योंकि वो इस पॉइंट के भी लेफ्ट पे हो जाएगा, इस पॉइंट के भी लेफ्ट पे हो जाएगा, जो आपको रियलिस्टिक नहीं लगता। आपको जो पॉइंट आपने सेलेक्ट करना होता है वो दोनों पोल्स के दरमियान होता है, ठीक है, ऑड और इवन के दरमियान। उसके बाद अच्छा, उसके बाद जैसा कि रूट लोकस मैंने बनाया है वो इस एंगल पे, अभी ये मैं फाइंड नहीं लगाऊंगा, ये वाला पॉइंट मैं फाइंड करूंगा। अभी तो मैंने जरा एक्सप्लेन किया कि ये रूट लोकस बनता कैसे है कि पोल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो k = 0 है, जैसे जैसे आप गेन इंक्रीज करते जाते हो पोल्स यहां से होके इधर ज्वाइन किया, उसके बाद फिर ज्वाइन करके पोल्स ऊपर एक पोल नीचे, इस तरह चलता जाता है, ये एक पोल ऊपर एक पोल नीचे, हर जगह ऐसे होता है। ठीक है, रूट लोकस का मतलब भी यही है कि आप ये देखो कि आप गेन कितना चेंज करोगे, इस फंक्शन में मैं गेन के कितना चेंज करूंगा तो इसके पोल चेंज होते जाएंगे। जब इसके पोल चेंज होंगे तो आप बताओगे कि मेरा सिस्टम पोल की वजह से होता है, या तो सिस्टम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। इस लाइन को रूट लोकस की लाइन को फॉलो करेगा और हो सकता है कि इस प्लेन में भी चला जाए। ये प्लेन कौन सा है, ये है राइट हाफ प्लेन, ये कौन सा है लेफ्ट हाफ प्लेन, वो रहेगी ना। इस पॉइंट से जो पॉइंट आप अभी फाइंड करने लगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे आगे वो राइट हाफ प्लेन में चला जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। इससे पहले पहले पॉइंट जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल है, तो ये हम कहेंगे स्टेबल सिस्टम। ये जो ब्रेकिंग पॉइंट निकाला है ये तो हमने पढ़ा है ब्रेक पॉइंट का कि dj/ds = 0, ये निकालते हैं। इससे पता लगता है कि किस पॉइंट पर ये जो किस पॉइंट पर आपका जो रूट लोकस है वो रियल एक्सिस में छोड़ेगा, मतलब किस पॉइंट पर आपके पोल्स जो है वो रियल पोल से निकल के कॉम्प्लेक्स पोल्स बन जाएंगे। अब जाहिर बात है इधर पोल है तो इसका एक रियल पार्ट और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये इधर है तो एक रियल पार्ट और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो किस पॉइंट पर आपके पोल रियल पोल से निकल के वो कॉम्प्लेक्स पोल बन जाएंगे। 3.15 होता है नहीं, वो आ ही नहीं सकता था। वो अगर आता होता तो इसका मतलब ये था कि हमारे जो पोल्स है वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है पहले से पोल्स कॉम्प्लेक्स, वो तो हो ही नहीं सकता। वो रूल 7 वाला, हाँ वो तो रूल 7 वाला है। हाँ जी, ये कैसे आया, ये इससे ऐसे आया कि ये हमारे पास है, इसमें से k की वजह निकालनी है तो ये सारा किधर जाएगा, दूसरी साइड में लेके पास ये है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन निकालेगा, आता है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालो। सही कर रहा है कि नहीं? बाकी नोट्स तो करो ना यार, खुद भी तो ट्राई करो ना, तो थोड़ी देर में सही कर दिया गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू में मालूम क्यों है डाउन यार सारी वो तो कट जाएगा ना, के माइनस 48/6 ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे सिर्फ के रह जाएगा। हां सिर्फ के रह जाएगा, ऐसे ही है ना, और वो 0 है, ये 0 ही होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें के इक्वल टू 48 पुट करेंगे हम पहले कॉलम। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। आगे करो, के की वैल्यू निकालो ना, बस ये ना सही है। अच्छा जी, अब आपने जब इसका राउंड गार्बेज टेबल के जरिए आपने इसको फाइंड किया, राउंड गार्बेज टेबल के जरिए जब आपने इसकी वैल्यू फाइंड की,
तो आपके पास जो है वो ये आया -k - 48 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अच्छा इसको मैं सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ 48 - k डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये आ गया इज इक्वल टू k। एक सिस्टम स्टेबल होने के लिए पहले कॉलम में क्या कंडीशन है? साइन चेंज ना हो। साइन चेंज ना होने का मतलब क्या है कि अगर ये दो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब आप वो कंडीशन लगाना शुरू करो जो स्टेबल के लिए चाहिए। पहली कंडीशन k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, इसकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसको भी 48 - k डिवाइडेड बाय 6 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा अब इधर से आप k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इधर? 48। हाँ जी, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 48। k की वैल्यू लेस देन 48 होनी चाहिए, ठीक है जी। उसका मतलब ये ऊपर से ग्रेटर देन 0 है तो फिर मेरे पास कंडीशन k ग्रेटर देन 0 लेस देन 48। अच्छा अब हाँ जी क्या चीज राउथ हार्वर्ड टेबल का पता है? वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पिछले लेक्चर सुनने टाइम में, वो मैं नहीं समझा रहा उसकी करना है, ठीक है। ये राउथ हार्वर्ड टेबल से आता है। अच्छा अब आपकी जो k की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेस देन 48 होनी चाहिए, ठीक है। ये बात तो आपको इधर से पता लग गई, ठीक है। इसका मतलब ये कि k इस पॉइंट पर k जो है 48 है, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें अब आपको s की वैल्यू इधर फाइंड करनी है। इधर s की वैल्यू क्या है? तो s की वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आप जो है वो इससे ऊपर वाली इक्वेशन उठाते हो। सपोज ये 0 हो जाता है, सपोज ये 0 हो जाता है, ये रो 0 हो जाती है, k 48 है और आपकी वैल्यू रो 0 होगी, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है। तो 0 रो के साथ हम क्या करते हैं? उसके ऊपर वाली रो का क्या करते हैं? उसके ऊपर वाली रो को हम पकड़ते हैं। उसके ऊपर वाली रो क्या है? ये वाली 6s² प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा, मैंने s की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने s की वैल्यू इधर फाइंड करनी है। k मैंने क्या दिया हुआ है? 48। तो 6s² प्लस 48 इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू प्लस माइनस √8। ये मैंने क्या दी? ये मैंने इधर वैल्यू फाइंड की है इसकी। s इज इक्वल टू प्लस √8 माइनस √8, ठीक है। ये मैंने अभी ये वैल्यू फाइंड की। अच्छा ये वैल्यू क्यों फाइंड की है? ये जो है मेरे पास ये है, ये जो मैंने वैल्यू फाइंड की है फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये मैंने वैल्यू जो फाइंड की है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। अच्छा ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है? ये वैल्यू बता दूं। हाँ जी सॉरी मैंने ये कहा है कि मैं k 48 सेट कर देता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? 0, ये भी 0, ये जो रो 0 थी उसके ऊपर वाली रो को आपने कंसीडर करना है। ये वाला पहले हमने 48 को पुट करना है ना, फिर देखना है कहां से। हां फिर हमने करना है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने वो चीज पहले राउथ हार्वर्ड में कवर कर ली, इससे मैंने इसको डायरेक्ट किया, ठीक है। तो ये मैं उसी को राउथ हार्वर्ड डिस्कशन के इसको डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मेरा पूरी रो 0 आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा हां जी है ओह अच्छा अच्छा प्लस माइनस √8 ये सॉरी या ये j है प्लस माइनस, ठीक है। ये भी ये j है, ये भी j है क्योंकि ये j हमारा एक्सिस पे, ठीक है। हाँ जी और किसी को कोई क्वेश्चन था? ये फाइनल इंटरसेक्शन हमने फाइंड कर लिया। हां एक 8 पे और एक -8 नहीं, ये j मेगा एक्सिस, हां j मेगा एक्सिस का पॉइंट है। हां बिल्कुल बिल्कुल वही पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। उस पे गेन पहले मैंने फाइंड कर लिया, पॉइंट मैंने बाद में फाइंड किया। अच्छा गेन तो हमारे पास ये था, गेन के था। अच्छा जी
अब आखिरी चीज जो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द सिस्टम विल हैव डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस। डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद आपके जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वो रियल नहीं रहेंगे। इसका मतलब कौन सा पॉइंट है? -0.845 एग्जैक्टली। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका जो पोल्स हैं वो रियल नहीं रहेंगे, वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी वक्त आपके पास ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस आता है। ठीक है, उस पॉइंट पर आपने के फाइंड करना है, और ये पॉइंट करने के लिए ये 9th नंबर रूल से मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मैंने 9th नंबर रूल से क्या बताया? ये आप कैसे फाइंड करते हो? डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ फ्रॉम S0 टू ओपन लूप पोल माइनस, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ माइनस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ फ्रॉम S0 टू ओपन लूप 0 डिवाइडेड बाय है ना, डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये इस तरह है। ठीक है, ये मैंने बताया। अच्छा जी, इस पॉइंट पर मैंने फाइंड करना है कि ठीक है -0.854 पे मैं इसको -0.85 को भी कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ओपन लूप पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट करूं। पोल नंबर 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 0.85। दूसरा पोल कहां है? -2 वाले पोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा? 1.15। मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट है। 0.85 जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे तो फिर हमारा -0.845 को +2 में ऐड कर दो, तो ये कितना डिस्टेंस बन रहा है? ये सिंपल। ठीक है, फिर -0.845 का -4 के साथ क्या डिस्टेंस बन रहा है? इनटू 3.15। 0 के आपके पास है नहीं तो वो ये क्या बन रहा है? ये 3.08। ठीक है, अब जो डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस है आपका, वो आपका रहेगा 3.08 गेन से लेकर 48 गेन तक, जो इधर है। ये जो सारा रीजन है ये है आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस है। जो ये रियल एक्सिस को जब छोड़ेगा और ऊपर जाके इमेजिनरी एक्सिस का। ठीक है, अच्छा अब मैं ये समझाता हूँ दूसरी तरीके से। अब मुझे पता है तुम लोग डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस का सम कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। हमने डैम्प्ड सिस्टम्स की 4 टाइप्स पढ़ी थी, वो 4 टाइप्स निकालो फिर सीखेंगे। वो 4 टाइप्स क्या थी? जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली वो टाइप पढ़ी थी ना। वो टाइप बताओ जिस टाइप में रूट्स जो होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं अलग-अलग रूट्स, रियल, डिस्टिंक्ट और सेपरेट। हाँ जी, ओवर डैम्प्ड। ठीक है, ठीक है, ओवर डैम्प्ड रिस्पांस वो रिस्पांस होता है जिसमें रूट्स होते हैं रियल, डिस्टिंक्ट और सेपरेट अपने होते हैं। ये जो पोल्स हैं जब तक अपनी पोजीशन में बैठे हैं, जब तक यहाँ पे हैं, इवन सपोज पोल जो है वो आपके इधर भी आ जाते हैं अलग-अलग, जब तक ये अलग हैं रियल डिस्टिंक्ट है, ये क्या है? ओवर डैम्प्ड रिस्पांस देते हैं। -0.845 ब्रेक अवे पॉइंट पर मैंने क्या कहा था? दोनों पोल झूम मारेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब ये पोल रियल भी है और रिपीटेटिव भी है। और डैम्पमेंट तो आपने बात कर, हाँ वो रियल होंगे और सेपरेट भी होंगे, रिपीट नहीं कर रहे ऐसे ही है। वो टाइप बताओ वो टाइप डैम्पनेस की जिसमें पोल रियल और रिपीटेड हो। सर वो क्रिटिकली डैम्प। अब जब
-0.845 पे दोनों पोल्स आके एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गए। ये टाइप कौन सी बन गई? ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस की टाइप बन गई। ठीक है, पहला ओवरडैम्प्ड जब पोल्स अलग-अलग थे, जब पोल्स इकट्ठे हो गए, सिस्टम के रूट्स रियल भी हो गए और रिपीटेड भी हो गए, क्रिटिकली डैम्प्ड बन गए। उसके बाद पोल्स इधर पहुंच गए, दोनों पोल्स कॉम्प्लेक्स लेकिन सेपरेट वैल्यू में, अनडैम्प्ड या अंडरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस हुआ था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और सेपरेट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा सिस्टम कब ओवरडैम्प्ड है, हमारा सिस्टम ब्रेक अवे पॉइंट पर क्रिटिकली डैम्प्ड है, और हमारा सिस्टम ब्रेक अवे पॉइंट और जे ओमेगा एक्सिस के दरमियान अंडरडैम्प्ड है। वो ये पूछा था डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस क्या होगी, और ये क्यों होता है? जस्ट गेन की वैल्यू चेंज, आप सिस्टम के फंक्शन का गेन चेंज करते जाओ, आपके सिस्टम का रिस्पांस चेंज होगा, वो ओवरडैम्प्ड से क्रिटिकली डैम्प्ड से अंडरडैम्प्ड। ये कंडीशन साफ में लिखी हुई है। हां, मैं अगर पूछ लेता हूं, मैं ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस के लिए मैं पूछ लेता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system will have critically damped response and underdamped response। ये तो ओवर है, ये तो ओवर डैम्प्ड कौन सा? ये अंडरडैम्प्ड है ना, जब इसकी रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं फाइंड द रिस्पांस। ओवरडैम्प्ड तो पहले से था, जब इसके पोल 0 -2 -4 थे, ओवरडैम्प्ड रिस्पांस था उसका, क्योंकि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट और सेपरेट थे। ये 3.08 और वो 48 है। हां, ये रूट्स ये गेन है, ये तो गेन है। ये किस गेन की वैल्यू पे उसके रूट्स ऐसे वेरी करें कि वो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में चले जाए, मैं ये बता रहा हूं। तो जब k 0 था तो ये रूट्स जो थे वो ओवरडैम्प्ड थे। ठीक है, k 3.08 से पहले पहले भी ये रूट्स, मतलब मैं अगर कहूं कि ये जो यहां पे था ना k 3.08 था इस पॉइंट पर, ठीक है, इससे पहले पहले आपके रूट्स अलग-अलग थे, तो आपने कहा ओवरडैम्प्ड है मेरा तो सिस्टम। ठीक है, और ओवरडैम्प्ड रिस्पांस की वेवफॉर्म अपने ध्यान में ले आओ, तो वेवफॉर्म बड़ी स्टेबल चलती है आपके सिस्टम की। k 3.08 पर आपके पोल्स जो है वो एक ही वैल्यू पे आ गए, रियल एक्सिस की एक ही पोल वैल्यू पे, इसका मतलब वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो गए। तो उसके बाद के फिर आपने बढ़ाना शुरू किया, 3.08 से हल्का सा बढ़ाया, 3.09 पे ले गए। अब आपके पोल्स कॉम्प्लेक्स हो गए, एक पोल कॉम्प्लेक्स में ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब आपके पोल्स आ गए तो अंडरडैम्प्ड कैटेगरी, और वो k 48 तक ऐसे ही चलेगा। k 48 के बाद हो सकता है वो किसी और कैटेगरी में चले और अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, ये रूट लोकस आपको ये रूट लोकस के रूट्स हैं। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट प्रॉब्लम में भी ये सारे आपने रूट्स को अप्लाई करके उसका रूट लोकस निकालना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हां जी, यार तुम्हें जो राउथ हॉर्विट्ज तुमने पिछले लेक्चर अटेंड करने लास्ट में, ठीक है, पिछले लेक्चर जाके तुम रिकॉर्डिंग अगर नहीं समझ आती मेरे ऑफिस में आके पूछना, मैं तुम्हें राउथ हॉर्विट्ज बात करूंगा। सर एक चीज समझिए, हां ये इमीडिएट वहां पे जो हमने गेन की करंट टेबल 48 है, फिर हमारे पास जो वापस गेन आया था ये -3.08 था, तो ये आपने वहां पे जहां पे ये इनके फिजिकली डैम्प हो रहे हैं, इनके एक दूसरे को नहीं आ रहे, लास्ट में नॉर्मली किया इसके लिए मुझे कहा गया कि मैंने फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम व्हिच द सिस्टम विल हैव डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस। डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस उस वक्त होता है जब आपके पोल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स पॉइंट में चले जाते हैं। मुझे वो पॉइंट ही नहीं पता जिस पॉइंट पर मुझे पॉइंट का तो पता है -0.845, मुझे उस पॉइंट पर गेन की वैल्यू नहीं पता। इसमें प्रोडक्ट ऑफ लेंथ p है ना, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट लेंथ फ्रॉम s0 टू 0, 0 है नहीं ना, अगर होते तो मैं करता। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप किसी को ये लिख लो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। इसी से रेलेवेंट था तुम लोगों का क्विज है, कल सारों ने जो है वो फिजिकली क्लास में आना है। ठीक है, कोई ऑनलाइन क्यों होगा, कोई मैं तो बोर्ड पे लिखूंगा, बोर्ड पे होगा, तुम लोगों ने अपने पेपर निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है, तो कल सबने फिजिकली आना है हैं, नोट्स की हेल्प सर इसी की वैल्यू हाँ इसमें हो सकता है तुम लोगों के गवर्नमेंट नंबर चलेंगे s+2 की जगह s+2 दूसरी का s+2 और नंबर कुछ करते हैं सॉल्व। अरे ये जुल्म ये आसान सा है, ये नॉर्मल जब अप्लाई करना है ये लिख लोगे और बस ये
क्यों इसमें कौन सा पेज में लिखना है, इस चीज वाली चीज है सर। ये जो क्वेश्चन है ये सर ये नहीं हो सकता, मैं आपको इमीडिएटली कैप्चर निकाल के दूंगा, बाकी दो कैप्चर निकाल फिर ये तो सारा सिस्टम रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारे कॉम्प्लेक्स में दे ना। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ स्कोप है कि कॉम्प्लेक्स बोल दो आपको दूंगी, उसके लिए रूल 7 भी पढ़ा रूल 7 को हम लिख देंगे। रूल 7 तो मैंने कहीं रूल 7 मेंशन ही नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 सीधा 8 और रूल नंबर 9। ठीक है, मैं डायरेक्ट उस रूल पे ये थोड़ा सा कोर्स में ला गया, ये जो कंडीशन में दिया है आपने वो क्या। अच्छा, ओवरडैम्प्ड रिस्पांस क्या होता है? ओवरडैम्प्ड रिस्पांस में आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल, डिस्टिंक्ट और सेपरेट होते हैं, रिपीटेड नहीं होते। डिस्टिंक्ट होते हैं सेपरेट। चलो मैंने डिस्टिंक्ट का वर्ड वजह उसमें जो इसमें तो बार सेपरेट का अलग है। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें पता है कॉलेज तो क्या लिखना चाह रहे हैं ये आपने लिखा है, लेकिन इसमें आप डिस्टिंक्ट नहीं लिख लो। लिखवाया होगा ठीक है। जब तक आपका एक पोल 0 पे -2 पे -4 पे है रियल और डिस्टिंक्ट है, जब आपका पोल अच्छा -0.845 वो पॉइंट है ब्रेकअवे पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों पोल्स आके इकट्ठा मिलते हैं, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, उससे पहले आपके पोल्स जलाते ही है ना, वो ओवरडैम्प्ड रिस्पांस की एग्जांपल होगी। ओवरडैम्प्ड रिस्पांस में रूट्स क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। -0.845 पे दोनों पोल्स आके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं वो रियली, लेकिन ओवरलैपिंग है, रियल और सेम। ये कौन सी टाइप की क्रिटिकल डैम्प? ठीक है, ये आप ऑप्शन दादा लगाएंगे। उसके बाद पोल एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, दोनों कॉम्प्लेक्स प्लेन में चले जाते हैं आपके पीछे वहां। जो पोल कॉम्प्लेक्स हो लेकिन डिस्टिंक्ट हो उनको क्या कहते हैं? अंडरडैम्प्ड है। और अंडरडैम्प्ड को मैं कहता हूं डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस। अंडरडैम्प्ड में मसला क्या आता है? अंडरडैम्प्ड में मसला ये आता है कि आपकी जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन जो है वो रिस्पांस में यूं स्टार्ट हो जाती है, इस चीज को डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिस्पांस कहते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड की सीधा रिस्पांस है, ओवरडैम्प्ड की सीधा रिस्पांस है। ओवरडैम्प्ड की तो अगर आप देखो ओवरडैम्प्ड यूं जाके हो जाता है, क्रिटिकली डैम्प्ड जो है वो तो जाते ही सीधा। ये तो अंडरडैम्प्ड में आपके पास ये ऑसिलेशन स्टार्ट होना, और ये ऑसिलेशन इसलिए होती है कि आपके पोल जो है वो कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी सिस्टम में। अनडैम्प्ड क्या होता है? अनडैम्प्ड होता है कि आपके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो और या इमेजिनरी हो। क्या हो? इमेजिनरी और सेम हो। अब ये इधर तो वो केस नहीं, अगर आपके पोल्स इधर जाके ऊपर जेड एक्सिस पे सेम वैल्यू पे आ जाए, ठीक है, वन डैम्प बन जाएगा। ठीक है, ये और किसी को कोई कंफ्यूजन? ये वाला हमारे पास काम पे अगर इसके रूट्स नहीं अभी नहीं बन सकता, अगर इसके रूट्स इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी और मतलब मेरे पास अगर ये आ जाते प्लस √8 जे फिर प्लस √8 माइनस ना होगा तो मैं कहता था ठीक है, दो बार आ जाते हैं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन चलिए मैं अटेंडेंस दे दूंगा उसके बाद बैठ जाओ बच्चे, अटेंडेंस बोलिए बैठ सर ये इसका लास्ट रूल था। हाँ, रूल नंबर 9 था। ठीक है भाई, ठीक है जी 12
ठीक है, सारी पिक्चर आएंगे आप लोग क्लास में